ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हमारी जो क्लास है वो है वेल्थ योगा पे हमारी क्लास है आज। ठीक है, और वेल्थ योगा पे हम चार्ट देखेंगे कैसे उसको डिकोड करते हैं। आज हम वो समझेंगे। ओके, तो देखो, जो मुझे जो मेरी फिलॉसफी है वेल्थ मनी की, हम जब बात करते हैं ना, तो सभी को वही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब जो मिलना है वो एक सर्टेन देश काल में एक डेजिग्नेटेड पात्र को वो मिलता है। यानी कि अगर रुचि जी को कुछ मिल रहा है ना, किसी सर्टेन सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, है ना, जिसको हम देश और काल, काल मतलब समय को बोलते हैं, है ना। तो जब अगर वो उनको कुछ चीज़ मिल रही है, कुछ भी, चाहे वो जॉब है, प्रमोशन है ना, हाइक है, और अगर वो कुछ प्रॉपर्टी ले रही हैं, तो जो भी कुछ मिल रहा है उनको, वो एक सर्टेन समय सीमा में मिलता है, एक सर्टेन काल में मिलता है वो एक, है ना। और वो उस समय का सभी लोग वेट करते हैं अपने जीवन में कि भाई एक सर्टेन समय पे कुछ चीज़ मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन हो, है ना, एक हायर एजुकेशन की डिग्री हो, कुछ भी हो। तो और वो एक सर्टेन पात्र है कि भाई उसको जीवन में इतना ही मिलना है उस विषय वस्तु के रूप में। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, वो कोई विद्या भी हो सकती है, वो कोई, है ना, सर्टेन एजुकेशन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके जीवन में जो भी आएगा वो पहले से वो तय है। ठीक है, अगर भूमिका जी को कुछ मिलना है, चंदन जी को कुछ मिलना है, किसी भी को भी कुछ मिलना है, वो एक सर्टन सर्कमस्टांसिस में, एक सर्टन सिचुएशन में, है ना, वो उसे मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हम बार बार देश काल पात्र यूज करते हैं ज्योतिष में, तो अगर हम बार बार यूज करते हैं ज्योतिष में देश काल पात्र, तो उसका मतलब समझो आप, उसका कहीं कर्म से कुछ लेना देना नहीं है वहां पे, है ना। वहां पे ये है कि कुछ सर्टेन चीजें, सर्टेन क्या मतलब, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान, ऑलरेडी डेस्टिन्ड, वो आपको उसी समय पे मिलेंगी वो। ओके, वो चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है, वो कम ज़्यादा भी इसलिए क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं कि हमारे हिसाब से नहीं है वो। अगर हमको 2 BHK फ्लैट से हमारे को अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको ये था कि यार हमको काश 3 BHK मिल जाता, 4 BHK मिल जाता। तो इच्छाओं की तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा आपको, वो भी सात्विक तरीके से, राइट। तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना ही सात्विक तरीका है जीवन निर्वाह करने का। और जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो गुण हैं वो आपको पता ही है, वो सात्विक, फिर उससे नीचे राजसिक, फिर सबसे नीचे तामसिक। तो जो सात्विक तरीका वो है जो भगवान ने आपको, आपके लिए तय किया, यानी जो भगवान ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की इच्छा से आपको मिल रहा है ना, वो सात्विक चीज है। जो चीज सोच रहे हो कि मैं कुछ चेंज कर दूंगा, है ना, और मुझ में इतनी क्षमता है, मैं कर सकता हूं, तो जब आप विषय वस्तु से और अपने पर्पस ऑफ लाइफ से भटक जाते हो, तब आप तामसिक चीज़ों में पढ़ते हो और फिर सोचते हो कि ईश्वर को जो है मैं मजबूर करूं कि वो मेरे मुताबिक दे। तो उसमें तामसिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक तंत्र या भी होता है। ठीक है, तो तंत्र जो है तामसिक कैटेगरी में आता है। तो सात्विक चीज़ वो जो आपको ईश्वर अपनी अपनी इच्छा से खुद दे, तो उसमें संतुष्टि होनी चाहिए आपकी। तामसिक वो जिसमें आप चाह रहे हो कि मैं अपने भविष्य को या अपने भाग्य को चेंज कर दूं और भगवान को, ईश्वर को मजबूर कर दूं मेरे मुताबिक दे, तो वो तामसिक है। अगेन उसमें भी वही मिलेगा जो भगवान ने पहले ही तय किया हुआ है। ठीक है, तामसिक कार्य कर कर भी आपको कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, जो मिलना है वो आपको ईश्वर की कृपा से, जो जीवन में लिखा है वही मिलेगा आपको। आप ईश्वर को मजबूर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेल्थ का जब हम संबंध कर बात करते हैं, तो वेल्थ भी, जो लक्ष्मी जो है ना, वो भी अष्ट लक्ष्मी के रूप में आपको मिलती है। जैसे विद्या के रूप में, है ना, आपको मिल सकती है वो क्या बोलते हैं, गृह लक्ष्मी के रूप में। तो धान्य लक्ष्मी के रूप में, अलग अलग रूपों में आपको मिल सकती है। तो धन लक्ष्मी तो सबको चाहिए, मगर जब सरस्वती जी के रूप में आपको विद्या जो मिलती है वो भी लक्ष्मी जी है।
तो शायद वो अब उसकी इतनी, जिसे बोलते हैं ना, हमने उसको अंडरमाइन किया है उस विद्या को। हम उसमें भी तमस और तामसिक प्रवृत्ति ले आया कि हमको ये भी मिल जाए, हमको ये विद्या मिल जाए। कहीं कोई कह रहा है कर्ण पिशाचिनी विद्या मिल जाए, कहीं कोई कह रहा है हमको ये मिल जाए। पर्पस उससे कुछ क्या सॉल्व, उससे पर्पस क्या है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुई, कि आप कुछ चीज़ चाह रहे हो कि भाई मेरे पास कुछ मिलना है, मगर मैं उसमें बढ़ोतरी चाहता हूँ, तो आप ऐसी चीज़ों में पड़ते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अष्ट लक्ष्मी को समझना है, जो मिलना है उससे आपको संतुष्टि करनी है। जो आपको मिल रहा है वही सात्विक तरीका है, और जो नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हो कि ईश्वर को मैं मजबूर करूं, बाध्य करूं, तो वो तमस है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताता हूँ कि कैसे मैं इस बात को बोलता हूँ कि सब कुछ पहले से तय है हर एक के जीवन में। देखो एक बार क्या होता है कि नारद जी विष्णु जी से मिलने के लिए जो है शनि एकादशी पे वैकुंठ जाते हैं। तो वहां पे जाके उन्हें लक्ष्मी जी से पता चलता है कि वो वहां पे नहीं है, और वो विष्णु जी खुद शनि देव जी से मिलने शनिधाम गए हुए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है वो विष्णु जी से मिलने के लिए शनिधाम जाते हैं वो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे शनि देव जी को उनकी आराधना हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है कि ये सब मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरे ईश्वर जो है, जो मेरे आराध्य हैं वो विष्णु जी हैं, और उनके समतुल्य अगर किसी के बराबर पूजा के लायक कोई नहीं है। और वो शनिदेव जी की कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं, और वो नाराज हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही भला बुरा बोलते हैं। तो वहाँ पे उनकी शनिदेव जी की वाइफ भी होती है जिनका नाम दामिनी है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है उनको चैलेंज करते हैं शनिदेव जी को कि भाई आपको जो है ये हक किसने दिया कि आपकी जो है पूजा समतुल्य, उनके जो समकक्ष उनके जो है विष्णु जी के बराबर पूजा हो। तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे ये रोल मुझे मिला है, मुझे भगवान ने, ईश्वर ने ये दिया है, मुझे मेरे को कार्य करना पड़ता है, लोगों के कर्म के अनुसार मुझे वो फल देना पड़ता है। मगर एनीवेज नारद जी नहीं मानते, और बहुत ज़्यादा जो है कहा सुनी होती है, और फाइनली वो चैलेंज करते हैं कि भाई अ, अगर आपको किसी को फल देना है अपनी वक्र दृष्टि डालकर, तो आप हनुमान जी पे करिए। ऐसे करके वो चैलेंज करते हैं। और नारद जी क्या करते हैं कि वो हनुमान जी से मिलने जाते हैं जहाँ पे ऋषियों का आश्रम होता है। वहाँ पे हनुमान जी ने अपनी जो है वो साधना में लीन होते हैं। तो जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो पहले जो ऋषि उन्हें मिलते हैं वो इनको बोलते हैं, नारद जी। सर आप रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गए हैं। ओके, ओके, ओके। तो मैं बोल रहा था। सर आप रिकॉर्डिंग चालू करना भूल हाँ, गए हैं। म- मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। रिकॉर्डिंग हाँ, इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं नारद जी आश्रम में, तो वहाँ पे जो ऋषि होते हैं उन्हें पहले मिलते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि भाई देखो, हनुमान जी अभी साधना में लीन है, तो आपके साथ जो बकरियां हैं वो आप उन्हें बाहर छोड़ के आओ। वो बोलते हैं भाई मेरे साथ तो कोई बकरी है नहीं, तो मैं कहाँ पे छोड़ूं इन्हें। ऐसे कह के वो ऋषि चले जाते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दूसरे ऋषि फिर मिलते हैं। वो भी उन्हें यही बोलते हैं कि भाई आपके साथ जो बकरियां हैं आप उनको बाहर छोड़ के आए, अभी हनुमान जी साधना में लीन है। उनके समझ में नहीं आता कि भाई जब मैं लेके ही नहीं आया तो मेरे साथ इन्हें जो है बकरियां कहाँ से दिख रही हैं। तो फाइनली वो जाके हनुमान जी से मिलते हैं और ये सारी कहानी उन्हें बताते हैं कि भाई शनि देव को ये वक्र दृष्टि का जो वरदान है वो क्यों मिला, और बेसिकली उनको ये हक किसने दिया कि वो कर्मों के फल का किसी को ना उस हिसाब से उनको वो पनिशमेंट दें या रिवॉर्ड दें। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब इसका जो है क्या निदान किया जाए। तो इतने में वहाँ शनिदेव जी आते हैं। तो शनिदेव जी हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हारे ऊपर एक दिन के लिए आऊँगा, ठीक है, और तुम भी मेरी वक्र दृष्टि से बच नहीं सकते। तो हनुमान जी कहते हैं भाई ठीक है, अगर ऐसा विधि का विधान है तो आप आइएगा। उधर पैरेलली जब इसमें भी एक घटना ये होती है कि दामिनी शनिदेव को पूछती भी हैं
कि भाई आपकी इतनी जो है अपमान किया नारद जी ने, तो आपने क्यों सुना? तो वो बोलते हैं कि देखो, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ठीक है, मगर जो सब कुछ हो रहा है वो प्रभु की लीला से ही हो रहा है, यानी विष्णु जी की लीला से ही हो रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझे जो देना है जो, तो वो पहले से ही तय है। किस जातक को मुझे क्या देना है वो पहले से ही तय है। मैं तो एक निमित्त हूँ, भगवान ने मेरा रोल जो है एक सेट किया हुआ है कि सारा कुछ ब्लेम मुझ पे ही आएगा कलयुग में। तो मैं तो गिवर हूँ, किसी के कर्मों के पनिशमेंट का भी और उसके रिवॉर्ड का भी। तो खैर, वो दामिनी को, अपनी वाइफ को समझाते हैं कि तुम्हें इसका जो निष्कर्ष है वो थोड़ा बाद में समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पे मिलने आते हैं हनुमान जी से और बोलते हैं भाई मैं तुम पे एक दिन के लिए आऊँगा, जैसे ही प्रातःकाल होगा और शाम तक मैं तुम्हारे ऊपर आऊँगा और जो है मैं तुम्हें वॉर्न करके जाता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, एक्सेप्टेड, आप बिल्कुल अपनी वक्र दृष्टि डाल सकते हैं। तो नारद जी उन्हें एक सजेशन देते हैं, क्या बोलते हैं, हनुमान जी को, कि भाई एक काम करो, वो सुबह सुबह आएंगे तो आप पहले से ही ना एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा के खड़े हो जाना अपना विशालकाय रूप लेके। तो वो आपके विशालकाय रूप को देख के डर के नहीं आएंगे। तो पूरी शाम हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, शनिदेव आते नहीं। तो नारद जी कहते हैं देखो, आपके डर की वजह से वो नहीं आए, क्योंकि आपने बहुत विशालकाय रूप ले रखा है, ठीक है। तो और आपसे वो डर के वो नहीं आए। तो जब संध्या हो जाती है तो वहाँ पे शनिदेव जी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो, नारद जी उनको बोलते हैं देखो, आप तो जो है डर के हनुमान जी से आई नहीं, तो मैं अब सारे देवताओं को बोलूँगा कि आपकी पूजा करना बंद हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। मगर वो कहते हैं प्रभु, मैं जो आया था, मैं आके चला भी गया, और मैंने जो हनुमान जी को उनके पाप का जो है फल भी दिया। तो वो नारद जी हैरान होते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी तो कोई पाप कर ही नहीं सकते। तो बोलते हैं नहीं, इन्होंने भी पाप किया था, मैंने इनको जो है इनको भी इनके पाप की सज़ा देनी थी। तो हनुमान जी को तो पता ही होता है उन्होंने क्या पाप किया। तो वो नारद जी को बताते हैं कि हाँ, शनिदेव सही कह रहे हैं। तो बताते हैं हनुमान जी कि मुझसे भी अनजाने में एक पाप हुआ कि त्रेता युग में जब सीता माँ का हरण हो जाता है और मेघनाथ यज्ञ कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे उस यज्ञ को खंडित करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना वो अमर हो जाता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाता। मतलब, समझ रहे हैं? तो उस यज्ञ को उन्होंने खंडित किया था, तो उसका उन्हें पाप लगा था। तो उस पाप का भुगतान इस तरीके से विष्णु जी ने नारद जी को निमित्त बनाकर किया। तो इसमें 2 बार मैंने निमित्त वर्ड बोला। एक बार शनिदेव बोल रहे हैं कि मैं खुद निमित्त हूँ, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वो बोल रहे हैं कि बेसिकली मेरा रोल तो सेट है, मुझे जो देना है वो प्रभु की लीला पहली ऐसी होती है कि वो सारा ब्लेम या उसका जो बोलते हैं ना, ब्लेम कह लो या किसी के ऊपर उसका बोलते हैं क्रेडिट, वो सब मेरे ऊपर है। रिवॉर्ड का क्रेडिट भी मेरे ऊपर है, ब्लेम भी मेरे ऊपर आएगा कलयुग में। तो बोल रहे हैं मैं तो निमित्त हूँ, ये तो सब प्रभु की लीला है, सब कुछ पहले से तय है। और एक निमित्त जो है यहाँ पे विष्णु जी ने नारद जी को बनाया, ताकि वो हनुमान जी का जो त्रेता युग में जो उनसे अनजाने अनजाने में जो उनसे मेघनाथ का जो यज्ञ खंडित हो गया था ना, तो उसका भी फल मिलना था। इस फलस्वरूप तो उन्होंने हेतु किसको बनाया? हेतु मतलब कारण किसको बनाया? नारद जी को। तो बेसिकली इस कहानी से हमें क्या जानने को मिलता है कि शनिदेव खुद बोल रहे हैं लेकिन अपनी। सर फल के रूप में क्या दिया? क्या चीज? शनिदेव आके गए, हम्म। शनिदेव आके गए हनुमान जी के पास, तो हम्म। क्या उनको मतलब वो वो देके गए? कष्ट दिया ना उनको। वो पूरे दिन पहाड़ लेके खड़े रहे, वो कष्ट दिया ना, ओके। हाँ हाँ है हाँ। ना। वो कष्ट दिया ना उनको, उन्होंने बताया ना। हनुमान जी को तो पता ही था कि मुझे मेरे फला पाप का मुझे जो है इस समय मुझे भुगतान करना है, उन्हें तो पता था। तो वो तो रिवोल्ट कर ही नहीं रहे, वो शनिदेव के प्रति रिवोल्ट नहीं कर रहे। वो तो जैसा विधि का विधान है उस योजना में वो शामिल है, उन्हें पता है मुझे ऐसा करना है। तो वो रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। वो सात्विक तरीके से उस वक्र दृष्टि को या उस प्रभाव को अपने ऊपर ले भी रहे हो। और उन्होंने भी नारद जी को के थ्रू ये समझाने की सबको कोशिश ये की है कि हर काल में हम समझें कुछ। तो बेसिकली इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्लान, ऑलरेडी इज डेस्टिन। हमें
सर्टन देश काल पात्र, जो सर्टन देश और काल परिस्थिति में जिस पात्र को जो मिलना है वो तय है, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी को हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, वो विद्या के रूप में आ सकती हैं, राइट। वो धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, वो किसी भी रूप में अष्ट लक्ष्मी के रूप में किसी को भी मिल सकती है। अगर आप सिर्फ सोचे कि धन ही पाना जो है सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है ना। तो वो भगवान ने सबके लिए तय किया हुआ है। तो हम इसी को आज डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे कि वेल्थ योग को कैसे देखते हैं और क्या तरीके हैं इजीली इसको देखने के। तो वो आज हम समझते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताओ, आपके हिसाब से वेल्थ गिविंग हाउसेस कौन से हैं? किसी को? सेकंड हाउस, ठीक है, सही है। और नाइन्थ, नाइन्थ, ओके। फोर्थ, फोर्थ, सेकंड, नाइन, फोर्थ। और भी कोई है या बस? 11th, 11th, सेकंड, नाइन्थ, फोर्थ, 11th और 5th, ओके। और 10th। 10th? वैसे तो बहुत सारे इंटरलिंक ही है सर। नहीं नहीं, आप बताते रहिए, हम काउंट करते रहेंगे, आप बताते रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपने सारे अच्छे घर तो ले लिए, किसी ने थर्ड भी नहीं बोला, किसी ने सिक्स्थ भी नहीं बोला, किसी ने 12th भी नहीं बोला, किसी ने 8th भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? वो खाने उनकी नेगेटिव उन गुण वाले ज्यादा है ना, है जी, भूमिका जी, क्या दोबारा? नेगेटिव एट्रीब्यूट ज्यादा है। ओके, अच्छा, तो उनकी उपयोगिता हर जातक के जीवन में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की ही देने की है, आपको ऐसा आपको लगता है जेन्युइनली? कभी कभी नेगेटिव भी होना जरूरी है, उसी से लाइफ में यू टर्न आते हैं। नहीं, वो एंगल थर्ड तो। और सिक्स्थ चैलेंज देते हैं, लेकिन उसको थर्ड और सिक्स्थ चैलेंज देते हैं, लेकिन उसको नेटिव उसको कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको हाँ टर्न करता है अपॉर्चुनिटी बनाने में। हाँ। तो ये बाकी नाइन्थ तो लक का है, तो लक कुछ मतलब कंपैरेटिवली कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा मेरी थिंकिंग है। मतलब 6, 8, 12 और 3, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब हमें चैलेंजेस देंगे और हमें सफरिंग देंगे, नेगेटिव हाउसेस हैं, यानी कि इनसे हमको लाभ होने वाला नहीं है, ये हम सबको पता है, राइट, है ना। हमको जो मनी हाउसेस आपने बोले हैं वो दो है, सेकंड हाउस है, 11th है, 9th है, 4th और 5th आपने बोला, और 10th भी बोला, है ना। मतलब बाकी के जो 4 हाउसेस रह गए, वो आपके अनुसार आपको लगता है वो वेल्थ नहीं देते, है ना। चलिए हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि क्या ऐसा है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा है भी या नहीं है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखेंगे, हम कोई फिलॉसफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। हम तो सब लाइव केस स्टडीज़ में देखेंगे कि किसके पास वेल्थ है, किसके पास नहीं है, वो हम चार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी रिसर्च कहती है कि ना, 12 घर में जो 12 घर हैं, 12 के 12 घर वेल्थ देते हैं, 12 के 12 घर, किसी भी आप घर को अंडरमाइन नहीं कर सकते। छठे घर, तीसरे घर, 12वां घर, 8वां घर, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी घर को अंडरमाइन नहीं कर सकते हो उसकी उपयोगिता के अनुसार। हर घर आपको मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी देता है, ठीक है, हर घर। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, और वो आपको लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगा हर घर कैसे पैसे देता है, वेल्थ देता है, मैं सब दिखाऊंगा वो। और ये जो घर आपने छोड़ दिए ना, यही घर कैसे मिलेनियर भी बनाते हैं, बिलियनियर भी बनाते हैं। जब आज आपको पढ़ा दूंगा ना, तो जीवन में जब भी आपके पास कोई वेल्दी चार्ट आएगा और जो आपको रूल्स बताऊंगा, तो आप उन चार्ट्स पे लगाकर सेम चीज़ देख भी सकते हो, है ना। तो आप उनको देखोगे और आप पाओगे कि हाँ, सारे घर जो हैं अलग अलग सिचुएशन में वेल्थ देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
वो सिचुएशन को कैसे देखना है वो मैं आपको सारे रूल दिखाऊंगा कि वो सिचुएशन क्या होती है, कैसे हमें समझना है। देखो, अगर हमको सीखने के बाद आज जो मैं बता रहा हूँ, अगर हमको चार्ट रीड करना ही नहीं आया तो अब आगे की प्रिडिक्शन आपके लिए मुश्किल होगी कि मैं प्रिडिक्ट ही क्या करूँ जब रूल मुझे नॉर्मल किसी वेल्दी चार्ट पे लगाने भी नहीं आ रहे। आप कोई भी एक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो आपके पास एक जेन्युइन चार्ट किसी सेलिब्रिटी का है, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, है ना, अंबानी फैमिली से, मतलब किसी का भी आपके पास एक जेन्युइन चार्ट है। मैं सेलिब्रिटी चार्ट पढ़ाता नहीं हूँ, बट आपके पास है अगर जेन्युइन, जिसे बोलते हैं टाइमिंग एकदम कंफर्म है, तो आपको जो मैं रूल बताऊंगा वो आपको एकदम उस पर लगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप किसी पे भी लगा सकते हो। इवन आपके नोन में भी ऐसे आपके पास बहुत सारी कंसल्टेशन आती है, अब सभी लोगों के पास जो मिलेनियर होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है बिलियनियर्स को जरूरत ना पड़ती हो, मगर मिलेनियर्स तो आते हैं कभी कभी कंसल्टेशन के लिए भी, आपके पास भी आते ही होंगे, तो आप उसमें देखना। ठीक है, तो देखो, अ, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एवरी हाउस गिव्स वेल्थ इन सर्टन देश एंड काल एंड द डेजिग्नेटेड पात्र। डेजिग्नेटेड पात्र मतलब द जातक, है ना। देश काल मतलब वो परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, द सिचुएशन, और उसको हम काल अवधि भी बोलते हैं, उसमें वो उसको मिलता है। ठीक है, यानी वो मिलता है मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, यानी कि वो उसको लिए पहले से तय है, वो उसी समय मिलेगा उसको, राइट। देखो, एक बात और भी याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ है, जो दूसरा पॉइंट है, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने पुण्य कर्म रहे होंगे। अभी फिलोसफिकल एक पॉइंट है इसका, वास्तविकता जिसे बोलते हैं ना, रियल चार्ट में इसको कोई हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस मिस्ट्री को हम नहीं देख सकते इसको। ये सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मतलब इंग्लिश कितने में? कितने अमाउंट में उसको वेल्थ मिलेगी, वो डिपेंड करता है उसके पिछले जन्म के कर्मों पे, या उसके उसके एंसेस्टर्स के कर्मों पर, वो डिपेंड करेगा कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम डिकोड कभी ज्योतिष के थ्रू कर ही नहीं सकते, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक लिमिटेशन भी है ज्योतिष का, है ना, इसको आप डिकोड नहीं कर सकते। मुझे एक चीज और बताओ, क्या वेल्थ में कोई कारक प्लैनेट होते हैं, और होते हैं तो डज दे रियली वर्क? आपको ये बताना है अपने पिछले एक्सपीरियंस से। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी, आपको वो बताना है कि जैसे कभी आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब देख पे आप देखते होंगे अलग अलग लोगों के थंबनेल पे लिखा रहता है, जिसको राहु तारे उसे कौन मारे, है ना। हर प्लैनेट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, अब बताइए कौन है वो। बृहस्पति है, शुक्र है, राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, हर एक प्लैनेट के बारे सर में। हम्म, मैंने तो सर कुछ कुछ दशाओं में लोगों को अप करते हुए भी देखा है, डाउन में भी देखा है। जैसे मैंने आपको कल जो चार्ट दिया वो नहीं बंदे नहीं की गुरु की दशा थी, नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ कारक प्लैनेट आपके हिसाब से, नहीं, कारक ऐसा कुछ तो अभी तक देखा नहीं है। आप बताइए रुचि जी, कोई कारक प्लैनेट होते हैं वेल्थ को सिंबलाइज करने के लिए? इज देयर एनी प्लैनेट विच इज सिनोनिमस विद वेल्थ और मनी? जैसे हम, आपको पता है हम हर क्लास में कारक पे जरूर पढ़ाई कर रहे हैं, कारक को हम जरूर प्रिडिक्शन में शामिल हम्म, करते हैं, आपने देखा होगा हर क्लास में, है ना। हम्म, हमने हायर हाँ। एजुकेशन किया था, वहाँ पे भी लिया था हमने, और भी जो क्लासेस की हैं वहाँ पर भी, मैरिज रिलेटेड और भी, तो हमने सब में कारक लिया है। तो क्या यहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं आज कुछ कारक को लेकर भी इंक्लूड करूंगा? सर हम्म। आज मुझे नहीं लगता है। हम्म। रीजन क्योंकि आपने वो बताया ना कि सारे ही हाउसेस में वेल्थ उनकी हाउसेस की उपयोगिता के हिसाब से हो सकती है, तो इसका मतलब लाइक वो सारे हाउसेस अलग अलग सारे प्लैनेट्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देंगे रिजल्ट। लेकिन ये जो लिखा हुआ है मतलब कि स्पेसिफिकली यही दो, जुपिटर और विनस केवल नहीं होंगे कारक, बट ये तो है कि जुपिटर, विनस रिप्रेजेंट्स लग्जरी और जुपिटर रिप्रेजेंट्स वेल्थ ऑफ इन टर्म्स ऑफ संस्कार एंड गुड। ठीक है,
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहा जाता है कि भाई जुपिटर अगर अच्छा प्लेस्ड हो चार्ट में तो मतलब कंसिडर्ड गुड फॉर जातक के जीवन में सुख। अब सुख की कोई परिभाषा नहीं है ना। किसी को हो सकता है सुख एक अच्छे घर को वो माने कि मेरे पास अच्छा बड़ा घर है। किसी के लिए वो सुख कुछ और हो सकता है ना। कि मेरे घर में जो है बेसिकली घर तो है ही, साथ में मेरे पास फोर व्हीलर भी है ना। तो सुख की डेफिनेशन बदलती है पर्सन टू पर्सन। तो बेसिकली माना जाता है कि भाई जुपिटर अच्छा हो तो बेसिकली प्रॉस्पैरिटी देता है, ऐसे शुक्र के लिए भी बोला जाता है। तो मगर कहने का मतलब यह है कि मेरा ऐसा मानना है अगर इनको कारक बोला भी जाए, बृहस्पति शुक्र को बोला भी जाए, तो भी मैं मानता हूँ कि अगर जब किसी भी प्लैनेट की आप, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब शुक्र की महादशा चलेगी या प्रत्यंतर दिशा चलेगी तभी किसी के पास पैसा आएगा, या जब बृहस्पति की चलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी लोग केतु की अंतर्दशा महादशा में भी अमीर बनते हैं, शनि के में भी बनते हैं, राहु के में भी बनते हैं, बुध में भी बनते हैं, और चंद्रमा के भी बनते हैं, और बुध में, यानी सब में बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते कि भाई कि सर्टन प्लैनेट ही इस कैटेगरी को रूल करते हैं। ठीक है। तो कारक को मुझे लेके इसमें डाउट है। मैं नहीं मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि सारे प्लैनेट में पोटेंशियल होता है किसी को भी मिलियनेयर बिलियनेयर बनाने का, और सही लाइफस्टाइल, सही सुख देने का, है ना। सुख भी मिलना किसी को, वो भी कंसीडर्ड जो है लक्ष्मी के स्वरूप को ही दिखाता है वो। ठीक है। कि वो सुख हो सकता है कोई बोले मुझे जो चाहिए, मुझे जो विद्या अर्जित मुझे करनी है, मुझे वो मिल जाए, मेरे लिए वही सुख है दुनिया का, है ना। कोई बोले मेरी अच्छी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन एक सर्टन डोमेन में हो जाए, मैं खुश हूँ। कोई बोलेगा कि भाई मेरा जो है मुझे ये विद्या आ जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ। तो सुख की डेफिनेशन बदलती है, यानी लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है बदलता है, क्योंकि वो विद्या के रूप में मिला तो वो उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है। हमेशा वेल्थ को आप ये ऐसे कंपेयर नहीं करना है कि वो मनी ही है। फिलोसफिकल वे में आप हमेशा जरूर समझें कि भाई सुख के मीनिंग मायने बदल जाते हैं। मगर जब हम चार्ट्स देखेंगे, कुंडली एनालिसिस करेंगे जातक की, तो ऑफ कोर्स वो फिलॉसफी सुनना भी नहीं चाहेगा आपसे। वो तो सिर्फ यही जानने आया कि भाई मेरे पास पैसा कब आएगा। तो हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है। अब देखो, 12 घर में से हमने 12 घरों को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। यानी कि पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर केंद्र हाउसेज होते हैं। पहला, 5वां, 9वां लक्ष्मी स्थान होते हैं। ठीक है। यानी त्रिकोण हाउसेज बोलते हैं। दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां घर पनफर हाउसेज होते हैं। और तीसरा, छठा, 9वां और 12वां अपोकिलम हाउसेज होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो आप ये समझो कि ये 4 कैटेगरी बांटी हुई है। हमें इन्हीं चारों सर को, ये पनपर और अपोकिलम मुझे नहीं पता है। हाँ कोई बात नहीं, जस्ट यू रिमेंबर द नेम। ठीक है। बस कैटेगरी रखी हुई है, कैटेगरी के नाम दिए हैं बस, कि इस कैटेगरी केंद्र हाउसेज, ये कैटेगरी त्रिकोण हाउसेज, ठीक है, ये कैटेगरी पनफर हाउसेज। ये बस आप इसको अभी याद रख लो, लिख लो। 2, 5, 8वां घर पनफर, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां अपोकिलम। ठीक है। ये आप याद रख लो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने अभी बोला कि भाई अभी अभी एक एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आपको, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। कई बार ऐसा पढ़ाया जाता है हमको, और हमने ऐसा यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो में देखा है कि सिर्फ ये बताया जाता है भाई दूसरा 11वां घर पैसा देते हैं, या तो ये मिलेगा आपको, या ये मिलेगा, कि केंद्र और त्रिकोण के हाउसेज देते हैं। उसमें भी ज़्यादा प्राथमिकता त्रिकोण वाले हाउसेज को दिया, पहला, 5वें और 9वें घर को, कि वो लक्ष्मी स्थान है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी है। फिर सेकंड केंद्र को दिया। ठीक है। तो उस, और अलग से उन्होंने फिर 11वां और दूसरा घर ले रखा है। ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि अपोकिलम हाउसेज में अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ सारे हाउसेज वेल्थ देते हैं, तो अगर आप अपोकिलम हाउसेज में देखोगे तो तीसरा, छठा और 12वां घर है। 9वां इसमें जो है बहुत ही शुभ घर है,
मगर इसके साथ 3 घर और भी दे रखे हैं जो कि शुभ घरों की श्रेणी में नहीं आते, तीसरा, छठा और 12वां। ठीक है। अब अपोकिलम हाउस पे कोई एज सच कोई ऑनलाइन या कोई बुक के रूप में कोई अच्छा टेक्स्ट नहीं है। तो जब मैं वेल्थ रिलेटेड और अलग अलग प्रोफेशन को लेकर मैं रिसर्च कर रहा था, तो आज से 1.5 साल पहले लगभग मैंने अपोकिलम हाउसेस पे, सिर्फ ओनली ऑन अपोकिलम हाउसेस पे एक ये बुक लिखी थी मैंने, जो ऑलमोस्ट 300 पेजेस की है। दिस इज द बुक, दिस बुक guys will help you, and this is the only book in the world, दिस इज द ओनली बुक इन द वर्ल्ड जो अपोकिलम हाउसेस पे, पूरी बुक है ये, पूरी बुक अपोकिलम हाउसेस पे है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिव बुक। अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत एग्जॉस्टिव बुक है। चार्ट्स ही मिलेंगे इसके अंदर आपको, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ चार्ट्स ही चार्ट्स हैं। 300 पेजेस की बुक है, और सिर्फ किस क्या बिजनेस और कैसे कोई वेल्दी है तो उसका अपोकिलम हाउसेस से मैंने इसमें बताया सभी के लिए। दिस इज द ओनली बुक इन द वर्ल्ड यूजिंग अपोकिलम हाउसेस। और अब अगर आप पनफर हाउस पढ़ोगे तो पनफर हाउस में भी आप देखोगे 8वां घर उसके अंदर दे रखा है, जो कि शुभ घरों की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है। उस पे भी मैंने 2 बुक लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने क्या किया कि मतलब केंद्र, पनफर और अपोकिलम तीनों को मिक्स करके ये वेल्थ पे भृगुनंदी नाड़ी से, ये भी मेरी एक बुक है जो अभी शायद सर पहला पेज कौन सा है? 4-5 फर्स्ट पेज कौन सा है? फर्स्ट पेज, दिस इज द बुक का फर्स्ट कवर। ओके, दिस इज द बुक का फर्स्ट कवर है ना, ये बैक कवर है, ठीक है ठीक है। ये इसका फ्रंट कवर है। तो इसमें भी आप कहीं पर भी देखोगे तो इसमें बहुत सारे न्यूमरस आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारी इसके अंदर आप कुंडलियाँ भी देखोगे, केस स्टडीज हैं पूरी पूरी इसके अंदर आप देखोगे, है ना। तो और इसके अंदर क्योंकि ये क्या है, एक रेडी रेकनर है। अगर किसी को वेल्थ डिकोड करना है, वेल्थ मनी कॉन्सेप्ट, तो दिस द ओनली बुक अगेन इन द वर्ल्ड जो भृगुनंदी नाड़ी को कंबाइन करके और वैदिक ज्योतिष के केंद्र, त्रिक और अपोकिलम और पनफर हाउसेस पे ये पूरी बुक है। और सेम बुक जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बुक है, सेम बुक है मगर हिंदी में है ये वाली बुक। भृगुनंदी नाड़ी वाला। हाँ, ये सेम बुक हिंदी में है, जो येलो कवर में दिखाई थी मैंने वो इंग्लिश में थी। और दीज आर द ओनली 3 बुक्स इन द वर्ल्ड जो कि इनके टाइटल बुक कवर पे ही लिखा हुआ है कि ये पनफर और अपोकिलम हाउसेस पे ये बुक्स हैं। दिस इज द ओनली 3 बुक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। ये बुक आपके काम आएंगी, और ये बुक का जो सार है ना, ये मैं आपको आज 1.5 घंटे की क्लास में बता दूंगा, इन तीनों बुक का सार। मगर आपको अगर डिटेल में और एज ए रेडी रेकनर बुक कैरी करना चाहते हो हमेशा, तो ये आपको सबके काम आएगी। अगर आप चाहो तो यू कैन कीप इट, अदरवाइज इसका जो क्रक्स है ना वो मैं आपको भी 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो आपने जो शुरू में बताया था कि कौन कौन से वेल्थ गिविंग हाउसेस होते हैं, तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमको डिकोड करना है वो, है ना। तो पनफर, अपोकिलम, इनको कैसे यूज़ करना है, बाकी के घरों को कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ होती है जो हमको देखनी है, क्या चीज़ होती है जिनको हमको इलिमिनेट करना है, कैसे डिकोड करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वो इससे थोड़ा और एडवांस होगी, तो वो कॉन्सेप्ट आपके और उससे और क्लियर होंगे आज की क्लास के बाद। तो आज भी कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स हैं, उसके बाद जो थोड़ी एडवांस क्लास इससे होगी उसमें भी प्रैक्टिकल चार्ट्स होंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमको ये रूल लगाने हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।